Sometimes the sometimes the volume flow rate is computed. ठीक है, ठीक। अच्छा, अब जो है ना देर आर 11, फिर जो है ना ये लॉग अनलॉक हो जाते हैं, हाजिरी लगा के फिर भाग जाते। अभी थोड़ी देर पहले 12 थे, अभी 10 हो गए, यानी मुझ समय 9 स्टूडेंट्स आर देयर। सो प्लीज नोट डाउन हु इज मेकिंग attendance. Number 6 is Asadur Rahman, Hafiz Asadur Rahman. And Hafiz Asadur Rahman. Then number 12, Mr. Shahzad Riaz. Then number 14, Ahsan. Number 5, Ahmad bin Tahir. Number 14, Zishan. Sorry, Ahsan. Number 28, Zishan Ali. Number 4, Zishan Dilawar. Number 9, Huzaifa Rifat. Huzaifa Rifat. Rifat, is it boy or girl? Hello? Rifat kaun hai? Rifat, can you hear me? Yes, sir. Huzaifa Rifat. Oh, okay. Rifat, there was a girl in Rifat in other class. Okay. So, names are confusing. Boy or girl. Rifat is boy name, girl name. All right. Now, Zishan Ali, Zishan Dilawar, then Huzaifa Rifat, then Ammar Khan, Huzaifa Shahzad, Usman Akhtar. So 7, 13, 9, these are the roll numbers, 4, 5, 28, 14, 20, 12, 6. So 2 more waiting. Let me read them. Number 22, Azhar, and 19, Muhammad Bakir. So I hope everybody has received today. Yesterday I have sent you all videos, and today I have sent you assignment related to types of refrigeration machines. There are 2 assignments, 1, 2 separately you will do it, but date of submission is same. Full material is given to you, and you have to read it, understand it, and write it and draw it. Without diagrams, you will get 0, 0, 0 marks. Diagrams are most important, and words तो आप लिख ही लेंगे, diagrams ड्रा करने की तकनीक में करते हो। Diagrams जो प्राइमरी का बच्चा होता है वो भी अच्छी ड्रा कर लेता है, लेकिन हमारे इंजीनियर को डायग्राम ड्रा करनी नहीं आती है, अनफॉर्चुनेटली उसको सीरियसली लेते ही नहीं, तो वो सीरियस इंजीनियर ही नहीं है। जो डायग्राम्स को, ग्राफिक्स को सीरियसली नहीं लेता, टेक्निकल ग्राफिक्स को, वो इंजीनियर ही नहीं है। लिहाजा डायग्राम्स को नीट एंड क्लीन बाकायदा टूल्स के साथ, आपके पास सॉफ्ट पेंसिल, एचबी पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर, रबर होनी चाहिए, फुट्टा जिसको कहते हैं, स्केल होना चाहिए, और सेट स्क्वायर या फुट्टा, और इसके अलावा एक कंपास होना चाहिए राउंड चीज़ों को ड्रा करने की। तो इसलिए बेसिक टेढ़े मेढ़े हाथों से उसको ड्रा कर देना बगैर स्केल के, बगैर नीट एंड क्लीन ड्राइंग के, इट इज आई विल थ्रो देम आउट, आई विल सेंड देम बैक, आई विल नॉट गिव यू मार्क्स अनलेस यू विल नॉट ड्रा क्लियरली these diagrams which I have drawn. Okay, in front of you is page number 199 and page number 200. These 2 pages contain one example, solved example 10.1, and this is about vapor compression system. तो एक चीज अगर आप इस एग्जांपल को समझ लें, then you can do any type of vapor compression problems with the help of this example. They will be like this, only data will change, refrigerant may change, and power in kilowatt may change, temperature in centigrade may change, and things like that. So in return, you will calculate all these A, B, C, D, E, F, G written here. So ऊपर एक नोट है कि भाई वॉल्यूम फ्लो रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट पॉइंट 1। ये रहा पॉइंट 1, ये डायग्राम ड्रा की गई है वेपर कंप्रेशन की 1, 2, 3, 4। ये आपके प्रॉब्लम से मुताल्लिक है, प्रॉब्लम ऊपर दिया हुआ है, और आपको भी ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि आपको सिखाया जाए, तो और मेरे यहाँ रिपीट करने का मकसद है कि आपको बताया जाए कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये पीएच डायग्राम है, ये प्रेशर है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे एंथैल्पी है। ये एक्चुअल डायग्राम होती है,
लेकिन आपको बगैर स्केल के बताया गया कि हाउ टू ड्रा सैचुरेटेड स्टेट 1 सैचुरेटेड कंडीशन है, ये प्रॉब्लम में दी हुई है। तो यहाँ आप पीएच डायग्राम में सबसे पहले इसकी एंथैल्पी पढ़ेंगे 401.6 एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल जो ग्राफ है उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें यहाँ डिजिट नजर आएंगे। 1-2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, यहाँ आइसेंट्रोपिक लाइंस आपको नजर आएंगी, वो एक्चुअल आपको दिखाएंगे यहाँ। और ये वाली लाइन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। -10 आपको दिया हुआ है इवेपोरेशन टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और +35 डिग्री सेंटीग्रेड प्रॉब्लम में दिया हुआ है कंडेंसिंग टेम्परेचर। तो कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन टेक्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये डोम के अंदर वो हॉरिजॉन्टल लाइन, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट 1 यू कैन ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, with the help of this 35 degree centigrade you can draw this horizontal line. So now you know point 1, and with the help of isentropic lines you can intersection of 35 degree centigrade line horizontal and intersection of entropy line at point 2. Now you know point 2, and you can read here 435.2 kilojoules per kg. ये एक्चुअल डायग्राम पे भी हम आपको पढ़ाएंगे। पॉइंट 3 जो है ये आपको जो है ना सैचुरेटेड टेबल्स हैं, और जो भी रेफ्रिजरेटर यहाँ R12 दिया गया है प्रॉब्लम में। हाँ भाई, आप डायग्राम गायब तो नहीं, आप देख रहे हैं? हेलो, देख रहे हैं? यस सर, नजर आ रही है? अच्छा, पॉइंट 3 जो है, पॉइंट 3, ये पॉइंट 3 नजर आ रहा है? हेलो, नहीं आपको क्या नजर आ रहा है? लो, ये पॉइंट 3 देख रहे हो जहाँ मैं एरो घुमा? जी सर, पॉइंट 3 नजर आ रहा है Yes, सर। sir. ओके, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ किसी और जगह, और स्टूडेंट को कुछ और देख रहा होता है, फिर आखिर में कहता है लेक्चर के सर ये तो यहाँ है, यहाँ तो कुछ और है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फौरन बोलना चाहिए। अच्छा, ये जो 3 है सैचुरेशन लिक्विड लाइन है, तो 35 डिग्री चूँकि कंडेंसर टेम्परेचर है, तो कंडेंसर में सैचुरेटेड लिक्विड, आप यहाँ डायग्राम के बजाय एक्यूरेट डिजिट आपको चाहिए। ये 243.1 किलोजूल पर केजी डायग्राम से भी आ जाएगा, लेकिन डायग्राम्स में ये वाला पोर्शन नहीं दिखाया गया। आपके बुक में जो डायग्राम है, ये वाला पोर्शन सैचुरेटेड लिक्विड वाला काट दिया गया है। उसकी वजह है कि ये वाला खाली सुपर हीट रीजन में आपको चाहिए होता है, तो आपको ये वाला पॉइंट 2 निकालना होता है यहाँ से। तो इतना पोर्शन डायग्राम में दे दिया है, ये लेफ्ट वाला ये काट दिया। उसकी वजह है कि ये आपको टेबल से मिल जाएगा, ये आपको टेबल से नहीं मिलेगा, और ये भी सुपर हीट टेबल से मिल जाता है, लेकिन वो मुश्किल है उसको पढ़ना, लिहाजा डायग्राम से ही आसान। लेकिन पॉइंट 3 जो है ना टेबल से आसान, पॉइंट 2 डायग्राम के जरिए आसान है, पॉइंट 3 टेबल के जरिए। तो टेबल में जो है आप जाएंगे सैचुरेशन टेबल, और उसमें पॉइंट 3 35 डिग्री सेंटीग्रेड का गैस में आप ये पढ़ लेंगे HF यानी एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, दैट इज 234 किलोजूल्स पर केजी। तो 3 = 4, H3 = H4। तो H4 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन है ऑन पीएच डायग्राम, H3 = H4। तो टेबल से आपने H3 लिया, H3 = H4। नाउ यू नो H1, H2, H3, H4, साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हम आपको प्रॉब्लम की तरफ लेके जाते हैं। वो डायग्राम पे काफी वक्त लगता है, इसलिए मैं पहले डायग्राम सिखा दूं कि डायग्राम कैसे यूज होते हैं। तो दूसरी डायग्राम आप देख लें, ये वाली, ये एक्चुअल टेबल की डायग्राम है, ये आप देख रहे हैं। ये एक्चुअल टेबल में मैंने कहा था ये पॉइंट 1, ये टेबल A6 यूज करेंगे आप। सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट R22 है, और उसकी सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट पे आप देख रहे हैं कि -10 इवेपोरेशन टेम्परेचर है, और +35 कंडेंसिंग है। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देख रहे हैं आप? ये नहीं, अभी मेरे ख्याल में नहीं हुआ, शेयर हुआ नहीं हुआ, नहीं टेबल शेयर नहीं हुआ, हो गया सर। हो रहा है सर, हो रहा है, शो भी हो रहा है सर, रेड बॉल पॉइंट के साथ साथ। हाँ, तो ये रेड सर्किल में -10 दिखाया गया है, और इसको आप इस लाइन में -10 वाली लाइन ये है, और इसको बॉक्स के अंदर मैंने दिखाया HG 401.55 यहाँ दिया हुआ है। तो ऊपर जो एग्जाम्पल में जो दिया गया था वो इतना ही था तकरीबन। ये डेसिमल में जो है ना फर्क आ जाता है, टेबल में एक्यूरेट वैल्यू होती है, ग्राफ में अप्रोक्सीमेट होती है, कि वो अब डिपेंड करता है कि ग्राफ किस स्केल पे है और ग्राफ कितना क्लियर है, और आप कितने अच्छे तरीके से उसको पढ़ना आता है।
वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो थोड़ी बहुत डेसिमल में फर्क आ जाए और प्लस माइनस 30% भी फर्क आ जाए आंसर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये जो है ये SG है, सेचुरेटेड वेपर एंट्रोपी। तो आपको ये दो चीजें वहां से नोट कर लेनी है इस टेबल से। R22 का टेबल है और ये बुक में दिया हुआ है, और इसकी पूरा चार्ट, इसके अलावा भी 8-10 या 5-6 जितने भी हैं वो उनके टेबल्स और डायग्राम्स हम आपको भेज देंगे। उसके डॉक्यूमेंट में आपको, रेफरेंस मटेरियल में आपको मिल जाएगा। ये जो है 401.5 जो है HG है, और 1.76 किलो जूल्स पर केजी केल्विन जो है SG है। SG में एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड वेपर। तो आपको 0.1 मालूम हो गया, उसके लिए आपने H1 भी देख लिया और S1 भी देख लिया। S1 अभी काम नहीं आएगा, अभी आपको H1 काम आएगा। अब H2 कैसे निकलेगा? H2 H3 यहाँ से निकलेगा 30 इसी टेबल से। तो यहाँ इस टेबल से आपको 1, 2, 3 चीजें निकालनी। -10 पे HG और SF और +35 पे HF। तो ये H1 और S1 और H3। तो H3 और H4 दोनों बराबर है। तो आप देख रहे हैं 35 पे सेचुरेटेड फ्लूइड HF, सेचुरेटेड लिक्विड HF के नीचे आप ये 35 के अगेंस्ट में 243.11 पढ़ लेंगे किलो जूल्स पर केजी। तो ये 3 चीजें आपके पास आ गई। तो अब बाकी काम जो है ना 0.2 मैंने कहा था वो टेबल से भी आ सकता है, लेकिन डायग्राम से आसान है। H2 मालूम करने का तरीका टेबल से ये है। इस टेबल में इत्तेफाक से आपको सही ये मिल गया है। तो आप आइसेंट्रोपिकली ऊपर जाएंगे तो जो एंट्रोपी 1 की है S1 1.76 इधर देख रहे हैं नीचे 1.76713, यही एंट्रोपी आप यहाँ ढूंढे। सुपर हीटेड टेबल ये जो है ना, ये सुपर हीटेड टेबल है, और ये आप उसमें सुपर हीटेड टेबल में सेचुरेशन टेम्परेचर हमारे पास 35 है। कितना? 35। लेकिन मैंने दो चीजें यहाँ यानी कि काट के इकट्ठी करके यहाँ पेस्ट की हैं। एक 34 डिग्री सेचुरेशन टेम्परेचर और एक 36 डिग्री। टेबल्स में 35 नहीं है, तो यहाँ इंटरपोलेशन का मसला होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कॉम्प्लिकेटेड है, डायग्राम्स डायरेक्टली आ जाता है, अच्छा ग्राफिकली डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन ये भी सीख लें वो भी सीख लें। तो 34 डिग्री पे आप पहले ये मालूम कर लें कि ये S1 ये इसके करीब कहाँ है। 1.7675 है हमारा डिजिट। ये S1 देख रहे हैं, ये S1 हमने यहाँ से मालूम किया था 1.767। तो 1.767 यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ 1.7647 मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर 34 है। यहाँ भी नहीं मिल रहा, 1.7704 है। उसकी वजह यह कि यहाँ टेम्परेचर 36 है। अब इन दोनों को आप इंटरपोलेट करेंगे कि 36 टेम्परेचर हो तो S ये बनता है, और 34 हो तो ये बनता है। अगर 34 हो तो 35 हो तो क्या बनेगा? तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर आप इंटरपोलेशन का जो तरीका है, आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स 1 में याद रखें सिखाया था, और मिस रोजीना ने आपको प्रैक्टिकल थर्मोडायनेमिक्स 1 के प्रैक्टिकल में सिखाया था। मैंने उन्हें 3-4 एग्जांपल्स प्रिंट करके दी थी कि ये क्लास में लैब की क्लास में आपको कराएं, और वो आपने की होगी, नहीं किए तो आप कर लें। और इसको जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं आ गया जिसको आता है वो उसको सिखा दें और फौरन इसको सीख लें। ये हो गया। आप ये दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सुपर हीटेड एंथैल्पी, सुपर हीटेड रीजन में एंथैल्पी 0.2 इज डिस्चार्ज फ्रॉम द कंप्रेसर। तो यहाँ जो है ना H2 आपको ये H है, ये H और ये H। तो ये H2 ये तो 34 पे है और ये H2 36 पे है। तो 35 पे H2 आपको कैलकुलेट करना होगा बाई इंटरपोलेशन, और वो बनता है 435.3588। तो ये दिस इज रिक्वायर्ड। तो ये तो हो गया टेबल वाली सूरत हाल। तो वो जो डायग्राम में मैंने बताया था कि यहाँ से आइसेंट्रोपिकल यहाँ जाएंगे, ये लाइन ऑलरेडी आप ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से, ताकि बाद में इरेज कर सकें। ये आपने ड्रॉ कर ली, ये आपने ड्रॉ कर ली 1 को 2, यहाँ ये डायग्राम इस पिक्चर में ग्राफ में होगी। इसको फॉलो, जब ये वो एंट्रोपी लाइन जो इसको कट करती है 0.1 को, वो ये है। तो यहाँ आप इसकी एंट्रोपी पढ़ने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ एंथैल्पी H2 नीचे यहाँ पढ़ सकते हैं।
तो ये ग्राफिकली उससे ज़्यादा सारे, टेबल के लिए अभी मैंने आपको बता दिया वो कैसे होता है टेबल वाला। तो अब मैं ग्राफिकल तरीका भी बताता हूँ। ये मैंने डायग्राम शेयर किया आपके पास। ये पीएच डायग्राम है, आपकी बुक पे है, फिगर A4 नजर आ रहा है ग्राफ? फिगर A4 नजर आ रही है? जी Yes, सर। sir. ओके, तो ये फिगर A4 आपकी यस सर। आपकी टेक्स्ट बुक में है, और इसके नीचे लिखा है प्रॉपर, ये क्या है, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम ऑफ सुपर हीटेड रेफ्रिजरेट R22 वेपर। ये सुपर हीटेड रीजन मैंने बताया ना कि इस बुक में टेबल का वो वाली साइड यानी लिक्विड वाली साइड हटा दी गई, क्योंकि टेबल से आपको आसानी से वो मिल जाएगा, बजाय इसके ग्राफ में आपको सुपर हीटेड रीजन में टेबल में भी मिल जाता है, लेकिन मुश्किल है, इंटरपोलेशन भी करनी पड़ती है, और दो दो तीन तीन टेबल सामने रख के उसको इंटरपोलेट करना पड़ता है। तो ये, लेकिन वो एक्यूरेट मेथड ज़्यादा एक्यूरेट आता है 3 डेसिमल तक, यहाँ अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये जो लाइन किताब में दिखाई गई थी कि यहाँ से स्टेट ये .1, ये जहाँ मैं घुमा रहा हूँ -10 कैन यू सी, यहाँ नजर आ रहा है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इवेपोरेशन टेम्परेचर है। और ये वाली लाइन राइट साइड पे जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है, और उसके ऊपर लिखा हुआ 1.75, 1.8, 1.82, ये है आइसेंट्रोपिक लाइन, यानी कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है सुपर हीटेड रीजन में। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, यहाँ तंग है और आगे से खुली हुई, ये रेलगाड़ी की पटरी की तरह बराबर नहीं है। तो ये आगे से खुल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, पीछे से छोटे गैप कम हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि दो लाइनों के बीच में .1 आ रहा है। एक पॉइंट ये नीचे वाला है, एक लाइन नीचे वाली, एक लाइन ऊपर वाली, एक 0 से गुजर रही है और दूसरी उससे नीचे है, यानी -15 से गुजर रही है। तो हमें ये चाहिए, ये है 1.76 और 1.78 के दरमियान, तो 1.77 यहाँ से आराम से पढ़ा जा सकता है। और ये 35 डिग्री है, ये कंडेंसर की सूरत हाल है, कंडेंसर का सैचुरेशन टेम्परेचर है। ये -10 है, ये एवेपोरेटर का। तो -10 को जो ये लाइन कट कर रही है, जो ब्राउन कलर की मैंने ड्रॉ की है, ये ग्राफ में नहीं है, बुक में नहीं है, चार्ट में नहीं है। चार्ट में ये नीचे वाली है और इससे ऊपर वाली, यानी 1.78, 1.7। ये आपको खुद देखें कि .10 कहाँ से टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो गैप है उसको लेते हुए आप बहुत एहतियात से पेंसिल और फुटर लेकर, या फ्री हैंड, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो हाथ काम पे बगैर अगर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं तो यहाँ तक ड्रॉ करें। ये मैंने बगैर हाथ, ये मैंने यानी कि सॉफ्ट कॉपी के ऊपर ड्रॉ किया है, और देखिए कितनी सीधी लाइन आई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन मैंने ड्रॉ की है ब्राउन कलर की, आपको दिखाने के लिए कि आपने इसी तरह पेंसिल से एक्चुअल इस ग्राफ के ऊपर पेंसिल से कागज के ऊपर ये ड्रॉ करनी है। और जब ये वाली भी ड्रॉ करनी है, ब्लू लाइन जो कि कंडेंसर की है, टेम्परेचर की, ये कंडेंसर टेम्परेचर वाली लाइन, या ये एक्चुअली प्रेशर वाली लाइन, ये 35 टेम्परेचर है, लेकिन ये प्रेशर है। अच्छा, इस साइड में प्रेशर, अब ये जो है यहाँ टच कर रही है। अब ये आप देख रहे हैं दोनों के बीच में 1.76, 1.78 के सेंटर में तकरीबन आ रही है। तो आप उसको नीचे भी एंथैल्पी पढ़ सकते हैं और ऊपर भी। ये चूंकि ऊपर के करीब है, ये ऊपर पढ़ना करीब है, तो आप यहाँ पढ़ लें 430, 440 के बीच में। तो 430, 440 के दरमियान 10 किलो जूल का फर्क है। तो आप उन दोनों के बीच में तकरीबन ये 5 या 6, इसको 5 भी पढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा एक्यूरेट है, बारीक पेंसिल होती तो हो सकता है ये 6 पढ़ा जाता, थोड़ा आगे आ जाता। ये थिक लाइन है, और ये तो आपको समझाने के लिए, एक्चुअल बारीक पेंसिल से जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी सीधी, तो ये तकरीबन 436 या 437 भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्राफ में डिपेंड करता है कि आप कि कितने अंदाजे से आप सही तरीके से पढ़ना आता है, क्या सहूलत आपको हासिल है। दूसरा तरीका ये है, आप इसी को फुटर लेकर यहाँ वर्टिकली नीचे ड्रा करें काफ़ी दूर जाके, तो वो दूर पड़ेगा। तो वो भी यहाँ भी ये नीचे 430 और 440 और 440, 450 ये लाइनें, ये किलो जूल्स पर केजी एंथैल्पी।
तो अब आपको ये दोनों तरीके आ गए, ग्राफिकल मेथड भी आ गया और टेबल वाला मेथड भी आ गया। तो इन दोनों तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम इसको एग्जिट करते हैं और ये टेबल भी है, इसको भी एग्जिट करते हैं। तो अब मैं आपके साथ फिर वो शेयर कर रहा हूँ लेक्चर, जो कि ये है, यानी कि किताब का वो सोल्यूशन और प्रॉब्लम। तो ये दोनों चीज़ें मैंने एडवांस में बता दी हैं कि हाउ टू फाइंड आउट प्रॉपर्टीज फ्रॉम पीएच डायग्राम एंड फ्रॉम सैचुरेटेड और सुपरहीटेड टेबल्स ऑफ रेफ्रिजरेंट R22। तो अब प्रॉब्लम ये है आपके सामने और सॉल्व किया हुआ है। तो उसको समझने के लिए आप पहले पढ़े प्रॉब्लम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, इम्तिहान में आपको इससे मिलते जुलता प्रॉब्लम आया हूँ बहु आपको यही लगेगा कि हाँ ये तो हुई, ये तो हमने किया है और ये तो हमारी जेब में पड़ा हुआ है, निकालो, आस्तीन के नीचे रखो और इसको सॉल्व करना शुरू करो। तो ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। क्यों? ये नहीं कि कोई इन्विजिलेटर देख लेगा, क्योंकि वो उसमें प्रॉब्लम में डेटा चेंज होता है। ये अगर 22 है तो हो सकता है हमने R34 कर दिया, ये अगर -10 है हो सकता है हमने -15 कर दिया, और ये 35 है हो सकता है हमने 30 कर दिया, ये 50 किलोवाट है हो सकता है हमने 55 या 60 किलोवाट कर दिया। तो इसलिए डेटा चेंज हो गया। तो आपका सारा प्रॉब्लम अगर इसको कॉपी करके करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और यहाँ R22 है, जब R22 ही नहीं है, कोई और रेफ्रिजरेंट है, तो बाकी डेटा सब यही है, लेकिन आपने गौर नहीं किया कि रेफ्रिजरेंट 22 है। अब हम कह रहे हैं रेफ्रिजरेंट 34 है। प्रॉब्लम में, इम्तिहान के प्रॉब्लम में R34 इसको कर दें तो आपको 34 वाला टेबल यूज करना होगा, R34 वाली ड्राइंग यूज करनी होगी। 134 एक रेफ्रिजरेंट है, या R12 चूंकि बैन हो चुका है उसको हम यूज नहीं करते, R22 भी बैन हो चुका है उसको हम यूज नहीं करते। तो आपको ये तो किताब चूंकि पुरानी है उसमें दिया हुआ है R22 R12 अब दुनिया में नहीं रहे, उसकी जगह R134 यूज हो रहा है। तो और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन ये अलग टॉपिक है। चैप्टर 15 में हम पढ़ेंगे टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रेफ्रिजरेंट कोई भी हो सकता है, कोई डिफरेंट फ्रॉम दिस हो सकता है, लेकिन आपको सीखना है इस एग्जाम्पल की मदद से। तो प्रॉब्लम कहता है कि स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल डेवलपिंग 50 किलोवाट ऑफ रेफ्रिजरेशन यूजिंग रेफ्रिजरेशन R22 कंडेंसिंग टेम्परेचर 35 and evaporating temperature -10, calculate A। और ये भी गौर करें, इम्तिहान में आपको इसको ABCD को गौर से देखना है, अलग से लिखना है कापी में, ताकि इसमें से कोई भी एक रह जाएगा तो आपको उसके नंबर नहीं मिले। हर एक के अपना अपना। लोग क्या करते हैं, ए पे इतना टाइम लगा देते हैं कि चलो ये सॉल्व हो गया, कहते हैं अल्लाह खैर से आंसर आ गया, बाकी टीचर खुद कर लेगा हमारी जगह और नंबर भी दे देगा। ऐसा नहीं है। तो आप जितना सेक्शन करेंगे उस सेक्शन के नंबर, अगर टोटल 10 नंबर का सवाल है तो और इसमें 6 सेक्शन है या 5 सेक्शन है तो 2-2 नंबर के एक सेक्शन होगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको मालूम करना है, किलो जूल्स पर केजी सर्कुलेटिंग रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट केजी पर सेकंड मालूम करना है, सी पावर रिक्वायर्ड मालूम करना है किलोवाट, डी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम फ्लो रेट मालूम करना है V1 मल्टीप्लाइड बाय m डॉट। उसके बाद पावर किलोवाट पर रेफ्रिजरेशन, ये क्या चीज़ है, ये मैंने आपको अभी नहीं बताया, लेकिन ये बहुत आसान है। पावर पर किलोवाट ऑफ रेफ्रिजरेशन SI सिस्टम में बहुत आसान, अल्फाज से तो जाहिर होता है कि 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट, यानी कि एक्चुअली ब्रिटिश सिस्टम में कहते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो वो कहेंगे जी कितने हार्स पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। तो हम अब हार्स पावर को नहीं मानते और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को भी नहीं मानते। हम SI सिस्टम में किलोवाट में पावर भी है, किलोवाट में रेफ्रिजरेशन भी है। तो हम किलोवाट पर किलोवाट, तो वो यानी कि कितनी कूलिंग, 1 किलोवाट कूलिंग के लिए कितने किलोवाट पावर चाहिए, तो इसको कहते हैं पावर पर किलोवाट। ये देख रहे हैं, पावर पर किलोवाट ऑफ रेफ्रिजरेशन, पावर भी किलोवाट में और रेफ्रिजरेशन भी किलोवाट में। तो आपको जवाब देना है किलोवाट पर किलोवाट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया कि यहाँ से आप रेफ्रिजरेटिंग जब एंथैल्पियां मालूम हो जाएंगी तो H1 - H4 इज रेफ्रिजरेटिंग H1 - H4, या H1 यहाँ आपने देख लिया टेबल में, H1 - H4 इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन इन कंप्रेसर, ये रहा H2 - H1। तो H1 - H4 डिवाइड बाय H2 - H1 करेंगे तो आपको
आपको मिल जाएगा COP। COP का उलट जो है 1 COP, दैट इज पावर पर किलोवाट। ठीक है, और कंप्रेसर डिस्चार्ज भी आपसे पूछा गया है, और टेम्परेचर, डिस्चार्ज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ये 35 नहीं है, 35 यहाँ तक है, सैचुरेशन तक, सुपर हीट में ये बढ़ जाएगा। तो ये तरीका ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले एंथैल्पी मालूम की, फ्लो रेट का तरीका ये कि पावर यानी कि किलोवाट ऑफ कूलिंग डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, किलोवाट ऑफ कूलिंग डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के ऊपर H1 - H4 ये आ गया 158, और 50 डिवाइड बाय 158 ये आता है 0.315 फ्लो रेट kg/सेकेंड ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो ये आपसे पूछा गया है पार्ट बी में। पार्ट सी में आपसे पूछा गया है, पार्ट सी में आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कंप्रेसर पावर कितनी है। तो वो H1 - H2 मल्टीप्लाइड बाई मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट ऊपर कैलकुलेट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई H1 - H2, H1 - H2 पर kg है, तो मल्टीप्लाइड बाई kg/सेकेंड ये आ गया किलोवाट 10.6। COP जो है ना कूलिंग 50 किलोवाट पर आवर प्रॉब्लम में दी हुई है, कूलिंग डिवाइडेड बाई वर्क डन, टोटल कूलिंग 50 किलोवाट, टोटल वर्क डन। ये H1 - H2 से नहीं आएगा क्योंकि प्रॉब्लम में 50 किलोवाट हम ले रहे हैं, तो 50 किलोवाट कूलिंग ले रहे हैं। 50 किलोवाट कूलिंग डिवाइड बाई 10.6 किलोवाट पावर, इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4.75 COP। इसका इसको वॉल्यूम फ्लो रेट पूछा गया है, तो आपके पास मीटर क्यूब यानी kg/सेकेंड आपने कैलकुलेट कर लिया ऊपर मास फ्लो रेट। इसको वॉल्यूम फ्लो रेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर kg से मल्टीप्लाई करना होगा। ये भी आपको प्रॉपर्टी टेबल से मिल जाएगा, टेबल A6 फिगर A4, वहाँ से वैल्यू आपने टेबल A6 ये किताब में दी हुई है, और ये उसका पीछे चार्ट भी है, फिगर A6 टेबल A6 फिगर A4। तो ये 0.654 मीटर क्यूब पर kg उसका वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे मास फ्लो रेट से, यू विल गेट लीटर मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको मिलेगा लीटर पर सेकेंड। 0.0206 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो इसके साथ ही मेरी पावर भी चली गई है, और जनाब अभी बफर में चल रहा है, थोड़ी देर में मेरा वाईफाई कट हाँ चलो पावर आ गया। तो अभी मेरा टाइम भी खत्म होने को है, तो ये प्रॉब्लम भी खत्म होने को। तो ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली। बाकी रह गया G, टेम्परेचर इन दी टेम्परेचर द डिस्चार्ज 0.2। तो द कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर is the superheated